हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी आशीष भाटिया क्लासेज। दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है जो इंडिया जीके की सीटी के लिए जो स्पेशल सीरीज है उसमें। दोस्तों, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, मैं ऐसी आशा करता हूं। और दूसरा ये, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया है, अभी हाल ही में एलडीसी का पेपर हुआ है। आपके सामने बहुत ही ताज़ा एग्जाम्पल है कि जो पेपर है उसमें आउट ऑफ सिलेबस जो सवाल पूछे गए हैं। इसलिए मेरा आपसे वापस निवेदन है कि आप सीईटी की तैयारी को नज़रअंदाज मत कीजिए। 40% का फॉर्मूला लेके आए हैं, तो साथ में ये नेगेटिव जो मार्क्स है वो भी आपके यहाँ पे शामिल किया गया है इस बार। तो आप सीरियसली तैयारी कीजिए, और जैसे एलडीसी का पेपर आया है उसी लेवल का पेपर सीईटी का आने वाला है, क्योंकि दोनों एग्जाम एक ही बोर्ड है वो कंडक्ट करा रहा है। इसलिए आपसे ये मेरी एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप इंडिया जीके के जो सवाल है उन पे फोकस कीजिए। एलडीसी के पेपर में इंडिया जीके पूरा पेपर आप देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और ऐसे वैसे भी सवाल नहीं, ठीक ठाक लेवल के सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं। तो ज़्यादा वक्त नहीं जाया करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला जो हमारा सवाल है वो है, एक स्टेटमेंट है, जो कैनिंग है उसका एक स्टेटमेंट है कि जितनी चिंता मुझे 1857 की क्रांति के विषय में थी उतनी इस विद्रोह की भी है। कैनिंग का यह कथन किस विद्रोह के बारे में है, ये हमारा सवाल है। तो कैनिंग ने ये जो कथन है किस विद्रोह के बारे में कहा है, ये हमारा सवाल है। सबसे पहले है खेड़ा किसान आंदोलन। खेड़ा किसान आंदोलन हुआ था 1918 में। ठीक है, खेड़ा कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात में क्या हुआ कि जो मिल थी, मतलब कि जो आपके वर्कर थे और प्लस किसान, इन दोनों ने यहाँ पे एक आंदोलन किया जिसको हम बोलते हैं खेड़ा किसान आंदोलन। और गांधी जी ने भी इस आंदोलन में नेतृत्व किया था। गांधी जी, मतलब ये मान लीजिए कि जब अफ्रीका से लौटने के बाद भारत में स्वतंत्रता की जो लड़ाई है वो स्टार्ट ही कर रहे थे, उस वक्त ये सारे आंदोलन यहाँ पे होते हैं। दूसरा है नील विद्रोह है। ठीक है, तो अब ये जो कथन है 1857 की क्रांति के विषय में है, यानी जस्ट 1857 की क्रांति के बाद ऐसी कोई घटना इंडिया में घटित हुई जिसके बारे में कैनिंग का ये कथन है। तो नील विद्रोह है इसका राइट आंसर होगा। नील विद्रोह के बारे में कैनिंग ने कहा था कि 1857 के विषय में जितनी मुझे चिंता हुई उतनी ही चिंता मुझे इस आंदोलन को लेके है। अब ये नील विद्रोह है, ये लगभग 1800 और आपके 59 में होता है, 1859 में। और पश्चिम बंगाल में एक जगह है नादिया। नादिया कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल। वहां से इसकी शुरुआत होती है। वेस्ट बंगाल में नादिया एक जगह है, वहां से इसकी शुरुआत होती है। वो ही चीज कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है तो नील की जो खेती है वो यहाँ पे करवाई जा रही है। तो नील विद्रोह होता है पश्चिम बंगाल के नादिया से। और जो नील आयोग है उसका अध्यक्ष था जिसका नाम था सीटनकर। ठीक है, सीटनकर क्या है? आपके नील आयोग के अध्यक्ष थे। दूसरा ये कि एक चंपारण सत्याग्रह है जो गांधी जी ने नील जो आंदोलन है उसके विषय में ही है, पर वो बहुत बाद में होता है। ये 1859 की घटना है। चंपारण सत्याग्रह है वो गांधी जी का है, जिसमें जो तीन खटिया पद्धति थी उसके खिलाफ वो आंदोलन था। फिर कूका आंदोलन है। कूका आंदोलन देखिए, हजारा और जो फिरोजपुर है वो मुख्य इसके केंद्र थे। मेनली ये आंदोलन जब मतलब स्टार्ट हुआ तो जवाहरमल भगत नाम से एक सेन साहब जिनको बोला करते थे, उन्होंने ये आंदोलन स्टार्ट किया था। उसके बाद उनके एक अनुयायी थे जिनका नाम था बालक सिंह, और बालक सिंह के जो पुत्र है राम सिंह कूका, उन्होंने आगे फिर इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये भी एक राजनीतिक विद्रोह है, इसको बोल सकते हैं कूका आंदोलन को। उसके बाद एक है सन्यासी विद्रोह है। सन्यासी विद्रोह है, देखिए कि ये भी क्या है कि जो आपके वोरेन हेस्टिंग्स थे इन्होंने इसका नाम दिया सन्यासी, क्योंकि ये सन्यासियों का एक विद्रोह था 1700 लगभग 63 के, जहां तक मेरे को याद आ रहा है ये विद्रोह हुआ था। इसमें क्या सन्यासी है, सन्यासी नाम वॉरेन हेस्टिंग्स ने दिया था। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। दूसरा ये है, इस विद्रोह के बारे में अभी हाल ही में एलडीसी में एक सवाल पूछा गया था कि आनंद मठ है उसकी रचना किसने करी। तो एक फैक्ट मेरे को यहाँ पे याद आ रहा है कि जो आनंद मठ है उसमें जो कथानक है वो सन्यासी विद्रोह से लिया गया था। ये एक इंटरेस्टिंग इतिहास का सवाल है। आनंद मठ है वो बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। बंगाल के जो प्रसिद्ध साहित्यकार हुए हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। अभी एलडीसी में ये सवाल पूछा भी गया था कि आनंद मठ किसकी रचना है। और देखिए जो बंकिम चंद्र चटर्जी है, इन्होंने सन्यासी जो विद्रोह है यहाँ से अपने इस जो उपन्यास है उसका कथानक लिया है।
तो इसका राइट आंसर नील विद्रोह है। नील विद्रोह के बारे में कैनिंग का ये कथन है। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। वेदों की ओर चलो का नारा किस विद्वान द्वारा दिया गया था? सामाजिक सुधार आंदोलन हमारे जो सिलेबस में है और हर साल सीटी में यहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं। मतलब पिछले साल के जो आप 3-4 फेजेज के पेपर देखेंगे तो उनमें ये सवाल पूछे गए हैं सामाजिक सुधार आंदोलन से। वेदों की ओर चलो का नारा दिया था, इसका जो राइट आंसर होगा ये दयानंद सरस्वती जी। दयानंद सरस्वती जी इन्होंने वेदों की ओर चलो का नारा दिया था। इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम देख लेते हैं। सबसे पहले एक तो इंपॉर्टेंट, इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। मूल शंकर क्या है? इनके बचपन का नाम है। और इनको जो दयानंद सरस्वती नाम है वो दिया था एक दंडी स्वामी, मतलब हुए नारायण दंडी स्वामी ऐसे नाम था उनका, उन्होंने ये मूल शंकर नाम दिया था। दूसरा इनके बारे में एक चीज ये है कि 1875 में ये करते हैं आर्य समाज की स्थापना। ये भी इंपॉर्टेंट है। बंबई में क्या है? आर्य समाज की स्थापना करते हैं। एक इनके बारे में सवाल पूछ सकते हैं कि इनका एक फेमस ग्रंथ है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश इनका फेमस क्या है? एक ग्रंथ है। एक इनके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे कि एक इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। शुद्धि आंदोलन ये बेसिकली जो धर्मांतरण है उसके लिए था, शुद्धि आंदोलन। और एक इनके बारे में सवाल पूछ सकते हैं कि ये इन्होंने स्वदेशी का नारा दिया, यानी भारत में सबसे पहले जो स्वदेशी है उसका नारा यही दे रहे हैं। स्वदेशी की बात कौन कर रहे हैं? दयानंद सरस्वती जी। तो वेदों की चलो और का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। बचपन का नाम था मूल शंकर। 1875 में आर्य समाज की स्थापना कर रहे हैं बंबई में। और सत्यार्थ प्रकाश क्या है? इनका बहुत फेमस ग्रंथ है। शुद्धि आंदोलन चलाया और स्वदेशी का इन्होंने नारा दिया। ये इनके बारे में कुछ बेसिक से सवाल है जो एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल देखिए, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस जिसको हम बोलते हैं उसकी स्थापना करी? आरएसएस की स्थापना है किस वर्ष करी? डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके 1925 में। 1925 में क्या है? आरएसएस की जो है स्थापना इन्होंने करी है। अगला सवाल हम देखते हैं। अब देखिए कुछ सवाल है, जैसे एक तो आप अभी बीजेपी की सरकार है केंद्र और मतलब राज्य में, तो थोड़ा सा आप ये एक्सपेक्ट करिए कि जो इतिहास है उसमें ऐसे सवाल आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी है उसके कुछ उद्देश्य, कुछ सिद्धांत या कुछ विचारधाराएं होती है। वो विचारधाराएं के आपके पेपर पे भी वहाँ पे थोड़ा सा प्रभाव उनका छलक सकता है। तो ये देखिए कि जैसे ये सवाल है, एक आप वीडी सावरकर है उनकी रचनाएं हैं उनके बारे में भी थोड़ा देख लीजिएगा। संस्थापक है, जैसे उन्होंने कुछ संस्थाएं बनाई सावरकर बंधु ने, तो उन पे थोड़ा सा आप फोकस कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा अनुमान है ऐसे सवाल आपको एग्जाम में दिख सकते हैं। तो आरएसएस की स्थापना होती है वर्ष 1925 में। संस्थापक कौन है? डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब रोलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? जब रोलेट एक्ट आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? इसका जो राइट आंसर है वो होगा चेम्सफोर्ड। तो चेम्सफोर्ड है वो क्या है? भारत का वायसराय था। रोलेट एक्ट बेसिकली एक सेडिशन, मतलब जिसको राजद्रोह बोलते हैं, उस टाइप में था कि किसी भी भारतीय पे आप मतलब अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसको जेल में डाल दो। और उसका मतलब भारत में बहुत पुरजोर तरीके से विद्रोह, मतलब वो विरोध हुआ था। राजद्रोह से रिलेटेड था कि भाई भारतीय, कोई भी भारतीय उसको अदालत में बिना मुकदमा चलाए और जेल में डाल दो, और उसको ये भी नहीं बताया जाएगा कि किस जुर्म में आपको जेल में डाला जा रहा है। यानी एक तरह से अमानवीय अत्याचार यहाँ पे हो रहा था। अब ये वायसराय कौन था इसमें? चेम्सफोर्ड। एक हम देखते हैं कि ये जो एक्ट है ये आया था 1919 में, 1919 में ये एक्ट आया था। जो रोलेट एक्ट है ये 1919 में क्या है? ये एक्ट आया था। एक चीज इसमें ये कि जो सिडनी रोलेट नाम से एक बंदा था, सिडनी रोलेट, इसकी जो अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, सेडिशन कमेटी, इसकी सिफारिश पे ये एक्ट आया था। एक तो इंपॉर्टेंट ये हो गई, सिडनी रोलेट नाम है इसका। दूसरा ये कि इसमें मतलब आपके 30 मार्च 1919 में गांधी जी ने रोलेट सत्याग्रह वो स्टार्ट किया इसके विरोध में। ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए एक फैक्ट है।
कि रोलेट सत्याग्रह वो गांधी जी ने 30 मार्च 1919 को स्टार्ट किया। गांधी जी ने इसके विरोध में पूरे देश में बहुत सारा इसका विरोध हुआ। तो कौन था वायसराय भारत का रोलेट एक्ट के टाइम पे? जेम्स फोर्ड। 1919 में ये क्रूर जो कानून है वो आया था। इसमें यही था कि भाई भारतीय उनको बिना किसी बात के आप जेल में, अदालत में बिना मुकदमा चलाए जेलों में डाल सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं। सीटी में मतलब इतिहास में क्या है कि थोड़ा ऊपर ऊपर से सवाल आने की संभावना है, क्योंकि ज्यादा डीप में वो जाएंगे नहीं, और आप एटलीस्ट आपको ऊपर ऊपर से थोड़ी नॉलेज है वो होनी ही चाहिए। अब देखिए अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से असंगत है। यहाँ पे असंगत पूछा है हमसे। ये कुछ पुस्तकें हैं, जब स्वतंत्रता सेनानी हमारे पुस्तकों की रचनाएं कर रहे थे स्वतंत्रता संग्राम के टाइम पे, और उनकी जो रचनाएं हैं उसमें किसने रचना करी वो हम देखते हैं। पहली है द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब, ये भगवती चरण बोरा जी की है, ये राइट है। उसके बाद है इंडियन स्ट्रगल। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस जी की प्रसिद्ध रचना है, बिल्कुल सही है। फिर है गीता रहस्य। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक जी की है, ये भी सही है। चौथा है इंडिया डिवाइडेड, हमें पूछा है असंगत। इंडिया डिवाइडेड है वो महात्मा गांधी जी की नहीं है, ये है राजेंद्र प्रसाद जी की है रचना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका क्या है आंसर होगा। तो इसमें हमें पूछा है असंगत, तो असंगत आपके हो जाएगा चौथा इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, पुस्तकों पे भी सवाल आते हैं। तो स्वतंत्रता सेनानी है वो हमारे जो क्रांतिकारी है, वो जो संस्थाएं बना रहे हैं उन पे भी सवाल आ रहे हैं। जैसे अभी एलडीसी में आया था आपके लंदन में इंडिया हाउस है और होम रूल सोसाइटी है, उसकी स्थापना करी थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ये सवाल अभी एलडीसी में आया था और मैंने ये सवाल आपको करवाया भी था। अभी फिर देखिए एक सवाल, बाड़मेर, कैमूर, पारसनाथ पहाड़ियां है। ज्योग्राफी का ये सवाल है। बाड़मेर, कैमूर और पारसनाथ पहाड़ियां स्थित है। अब देखिए पहला है अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली को तो हम राजस्थान वाले बहुत डीपली पढ़ते हैं, तो अरावली में तो ऐसी श्रेणियां नहीं है, हमें पता है बिल्कुल, ये तो नहीं होगा। दूसरा है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। थर्ड है कुमाऊं श्रेणी। कुमाऊं कहाँ पे? आपके जो उत्तराखंड में हिमालय का पार्ट है उस वो श्रेणी कुमाऊं श्रेणियां है। तो वहां पे भी ऐसी पहाड़ियां देखने को मिलती है क्या, वो भी आप देख लो। उसके बाद है नीलगिरी। नीलगिरी श्रेणी कहाँ पे है? आपके साउथ इंडिया में। और इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ये जो पहाड़ियां हैं लगभग आपके एमपी, झारखंड और ये क्षेत्र है, यहाँ पे ये सारी पहाड़ियां हैं। और यदि आप थोड़ा सा नक्शे में देखें तो ये है अपनी विंध्याचल रेंज, मतलब गुजरात से ये स्टार्ट हो रही है यहाँ से लेके ये आगे जो आपके छोटा नागपुर पठार है, ये झारखंड का एरिया, वहां तक ये पहाड़ियां वो रेंज जा रही है। अरावली तो हमारे इधर से स्टार्ट होके गुजरात से यहाँ दिल्ली तक जा ही रही है। और ये आपके क्या है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में नीलगिरी यहाँ पे है। ठीक है, और कुमाऊं जो मैं आपको बता रहा था लगभग कुमाऊं श्रेणी कहाँ पे, ये उत्तराखंड है आपके, ये कुमाऊं श्रेणियों का क्षेत्र है। तो ये जो तीन पहाड़ियां मैंने बताई ये कहाँ पे है? विंध्याचल श्रेणी का पार्ट है। पारसनाथ, कैमूर और आपके जो ये एक और कौन सी पहाड़ी थी, ये बाड़मेर, कैमूर और पारसनाथ कहाँ पे है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी का पार्ट है। अगला हम देखते हैं। अगला जो सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से असंगत है। हमें असंगत पूछा है, झीलों के नाम दे रखे हैं और उनकी स्थिति पूछी है। पहला है वेम्बनाथ झील। वेम्बनाथ कहाँ पे है? केरल में है, बिल्कुल सही है ये। फिर है कोलेरू। कोलेरू कहाँ पे है? आंध्रा में है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर है पुलिकट झील। पुलिकट झील कहाँ पे है? तमिलनाडु। ये इसका आंसर होगा राइट, क्योंकि ये पुलिकट तमिलनाडु में नहीं है, ये कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में ही है पुलिकट भी। जो आपके कोलेरू और पुलिकट झील है दोनों कहाँ पे है? आंध्रा में। और सूरजताल झील हिमाचल में है, ये भी सही है। तो इसमें हमारा असंगत पूछा है, तो इसमें हो जाएगा पुलिकट झील। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से असंगत है। मैं इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए दे रहा हूँ कि इससे क्या है कि आपके 4 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वरना सीधा लिख देता कि भाई ये अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, सिर्फ एक सवाल होता। और यहाँ पे क्या आपने 4 जो फैक्ट है वो याद हो रहे हैं। देखिए ये बाघ संरक्षित क्षेत्र है, टाइगर रिजर्व है और इनकी स्थिति पूछी है।
पहला है बांदीपुर, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? कर्नाटक, सही है ये। फिर है वाल्मीकि, वाल्मीकि भी सही है, बिहार में है। उसके बाद है दूधवा, दूधवा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश, ये भी बिल्कुल सही है। फिर है अन्नामलाई, अन्नामलाई जो टाइगर रिजर्व है वो आंध्रा में नहीं है, ये कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है। अन्नामलाई जो आपके टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पे है? आंध्रा में नहीं है, ये तमिलनाडु में है। असंगत पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा अन्नामलाई। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट सवाल। भारत में मैग्नीज उत्पादन में शीर्ष राज्य है, मैग्नीज उत्पादन में शीर्ष राज्य पूछा है हमसे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका होगा एमपी। मध्य प्रदेश है वो मैग्नीज में क्या है? शीर्ष पे है। ठीक है। और आप राजस्थान में भी कमेंट में बताइएगा कि मैग्नीज जो उत्पादक क्षेत्र है वो राजस्थान में कौन कौन से हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, देश में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? मक्का है वो सबसे ज्यादा किस राज्य में उत्पादित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके कर्नाटका में। कर्नाटक है वहां पे सबसे ज्यादा मक्का उत्पादन होता है। मक्के के बारे में थोड़ी सी चीजें हम देखते हैं। एक तो इसको मक्के को क्या है कि 20 से 25 डिग्री का क्या है आदर्श तापमान इसको चाहिए। दूसरा मक्के की एक है कि इसको नाइट्रोजन युक्त गहरी दोमट मिट्टी है उसमें ये होता है, नाइट्रोजन युक्त गहरी दोमट मिट्टी है वहां पे मक्के की जो पैदावार है वो की जाती है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं आपके मक्कों की वो फसलों की किस्मों से सवाल पूछे जाते हैं। तो किस्में यदि हम देखें मक्के की तो विजय है, रंजीत, किसान, सोना, गंगा 101 है, गंगा वन भी है। ये मतलब मक्के की मेन जो किस्में है वो है विजय है, रंजीत है, किसान है, गंगा है, गंगा 101 है, गंगा है। ये क्या है? मक्के की इंपॉर्टेंट जो किस्में है वो है। एक आपके सॉरी जवाहर, ये भी एक इंपॉर्टेंट कई बार एग्जाम में पूछा गया है इस किस्म का नाम। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है इकोनॉमिक्स का, मौद्रिक नीति समिति है उसका गठन किस वर्ष किया गया? एक इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहला ये कि मौद्रिक जो नीति होती क्या है? आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो मौद्रिक नीति है उसका निर्धारण करता है। एक होती है राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति का मतलब सरकार की कितनी प्राप्तियां हैं, कितने सरकार के खर्चे हैं, उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं जिसमें सरकार के खर्चे, सरकार की प्राप्तियां, सरकार का कितना घाटा है, वो सारी चीजें तो होती है राजकोषीय नीति में। उसके अलावा जैसे आप सुनते हो नाम कई बार अखबारों में कि बैंक दर इतनी बढ़ाई गई, सीआरआर इतनी बढ़ाई गई, रिवर्स रेपो रेट इतनी बढ़ाई गई, वो सारी क्या है? मौद्रिक नीति। अब मौद्रिक नीति है 2016 में इसका जो गठन किया गया वर्ष 2016 में। एक चीज तो ये हो गई। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है मौद्रिक नीति से रिलेटेड कि मौद्रिक नीति है उस वो उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पे आपके मौद्रिक नीति है वो लाई गई। मौद्रिक नीति समिति उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पे। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा ये कि मौद्रिक नीति समिति है इसमें 6 सदस्य होते हैं टोटल। ये भी सवाल पूछ सकते हैं एग्जाम में कि भाई टोटल कितने सदस्य हैं, जिसमें 6 में से 3 तो होते हैं आपके आरबीआई के और 3 होते हैं केंद्र सरकार के, 3 मेंबर होते हैं। ठीक है। और जो मौद्रिक नीति समिति है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं आरबीआई के गवर्नर। बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछा गया, आरएस से लेके कई एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है। जो आरबीआई गवर्नर है वो क्या है? ये आपके अध्यक्ष है किसके? मौद्रिक नीति समिति है उसके अध्यक्ष कौन है? ये आरबीआई गवर्नर होते हैं। ठीक है। और लगभग ये क्या कि इसमें एक फैक्ट ये भी है, आप याद रखना चाहो, हर मतलब जो महीना होता है मंथ, उसकी 14वीं जो तारीख होती है उस पे ये क्या है कि मौद्रिक जो रिपोर्ट है वो जारी की जाती है। और इसकी रिपोर्ट है वो वित्त मंत्रालय में, फाइनेंस जो डिपार्टमेंट है अपने मिनिस्ट्री, उसमें जमा करवाई जाती है। और क्या है कि लगभग एक ये भी है कि हर 60 दिन में जो मौद्रिक नीति समिति है उसको रिव्यू करना पड़ता है। हम देखते हैं, सुनते हैं, ये बैंक दर ये हो गई, मतलब ये सारी चीजें क्या है? मौद्रिक नीति इसमें शामिल की जाती है। ठीक है। 2016 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। के बाद है क्वेश्चन नंबर 12, थोक मूल्य सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI का प्रकाशन किया जाता है। इस सवाल को एकदम गौर से आपको देखना है क्योंकि यहाँ पे लिखा है प्रकाशन।
एक होता है जारी किया जाता है, एक प्रकाशन किया जाता है, ठीक है। मतलब इसमें भी थोड़ा सा क्या लोचा है। सबसे पहला इसमें क्या है, प्रकाशन किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा WPI है, उसका प्रकाशन किया जाता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा। एक तो चीज ये हो गई। दूसरा इसमें यह है कि WPI में सिर्फ वस्तुएं शामिल की जाती है, जबकि जो CPI है आपके, एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसमें गुड्स एंड सर्विस दोनों आती है। और CPI है वो किसके द्वारा जारी होता है, वो होता है आपके NSO द्वारा जारी होता है, सांख्यिकी जो नेशनल सर्वे ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा जारी होता है। और WPI वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ठीक है। अब ये जो आर्थिक सलाहकार परिषद है, ये तो बनाती है आर्थिक सलाहकार परिषद, और प्रकाशन कौन करता है, प्रकाशन करता है इसका WPI का वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। WPI के बारे में हम ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स की क्लासें हैं वो स्टार्ट करने वाला हूँ। CET के लिए स्पेशल इकोनॉमी की क्लास, मतलब आपके 4-5 क्लास में इकोनॉमिक के 7 से 8 सवाल वहीं से आपको मिल जाएंगे, तो उसमें मैं डिटेल से बताऊंगा कि WPI CPI इनके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003, जिसको हम FRBM एक्ट बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ये फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये 2003 में आया था। एक तो चीज ये, इसके अंतर्गत राजकोषीय घाटे का लक्ष्य निर्धारित है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी कि भाई हम राजकोषीय घाटा है वो कितना निर्धारित किया था, इस एक्ट के अंतर्गत 2003 में आया था। तो इस एक्ट के अंतर्गत हमने राजकोषीय घाटा है वो निर्धारित किया था GDP का 3%, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि GDP के 3% तक ही हम राजकोषीय घाटा रख सकते हैं। ये एक्ट आया 2003 में, लक्ष्य रखा हमने कि 8 दिनों में हम ये लक्ष्य हासिल कर लेंगे। पर आप देखिए कि कोई भी आपदा आती है, कोई भी, जैसे अब कोरोना गया अभी पीछे, तो 2-3 साल सरकार है वो, मतलब ऐसे मान लीजिए कि सरकार तो ऐसी हालत हो गई सरकार की कि हम करें क्या। सरकार अपने खर्चे हैं उनको करने पड़ते हैं सरकार को, कि भाई गरीब है उनको सहायता दी जाए, डायरेक्ट कैश दिया जाए, उनको मेडिकल हेल्थ दी जाए। तो सरकार का जो राजकोषीय घाटा है वो तो बढ़ेगा ही, क्योंकि भारत ऐसा देश है जिसमें आपदाएं भी खूब आती है, कोरोना भी हमने महामारी देखी, ठीक है। तो इस चक्कर में क्या ये एक्ट आया, पर हम कोशिश करते हैं कि 5-6% है हमारा राजकोषीय घाटा है वो लगभग रहे। अब एक तो ये हो गया कि इसमें लक्ष्य रखा 3%, ये एक्ट है ये चला गया, पर फिर भी क्या है कि इसकी जो सिफारिश है उसके आधार पे आज भी हम राजकोषीय जो प्रबंधन करते हैं इस एक्ट को ध्यान में रखते हैं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं। एक है कि इसके लिए रिव्यू कमेटी भी बनाई गई, जो आपके FRBM एक्ट है इसकी एक समीक्षा समिति भी बनाई गई। कई बार एग्जाम में सवाल पूछ लेते हैं। उसके जो अध्यक्ष है वो थे NK सिंह। NK सिंह की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति बनाई गई थी, ठीक है। आज जो FRBM एक्ट है उसकी समीक्षा समिति बनाई गई थी, ठीक है। तो उसने उन्होंने बताया था कि जो GDP है उसके 2.5% का ही लक्ष्य दिया इन्होंने। तो अब आप खुद देखिए कि राजकोषीय घाटा तो सरकार क्या है कि बढ़ेगा, क्योंकि सरकार के सामने समस्या ये है कि जनता बहुत ज़्यादा है, भारत बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है, और सरकारें हैं, यहाँ की जो राजनीति है वो सामाजिक न्याय के ऊपर क्या है राजनीति होती है, और होना भी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में आप सिर्फ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात नहीं कर सकते, आपको सामाजिक न्याय है उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो राजकोषीय घाटा हमारे लिए मैटर करता है, पर हम ज़्यादातर क्या कि जो सोशल वेलफेयर स्कीम है उन पे भी ध्यान रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से असंगत है। हमें कृषि क्रांतियां दे रखी है और संबंधित क्षेत्र पूछ रखे हैं। CT में ऐसे सवाल पिछली बार भी पूछे गए थे, और जो इस टाइप के जो सवाल है वो मतलब जो CT लेवल है, और भी आप जैसे दूसरे स्टेट बोर्ड देखते हैं, बिहार देख लीजिए, यूपी देख लीजिए, वहां पे भी अपने CT लेवल के जो पेपर है उनमें ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहला है रजत रेशा क्रांति, रजत फाइबर क्रांति, ये कपास उत्पादन से रिलेटेड है, ये बिल्कुल सही है, हमसे पूछा है, असंगत। दूसरा है धूसर क्रांति, ये उर्वरक और सीमेंट उत्पादन से रिलेटेड है, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड है भूरी क्रांति, भूरी क्रांति चमड़ा और कोकोआ उत्पादन। आप क्या है कि जो वस्तुएं हैं उनको या फिर जो क्षेत्र है उनको देख के भी हम थोड़ा सा इनका जो कलर है वो देख के भी हम क्रांति है वो क्वेश्चन सही कर सकते हैं।
उसके बाद है गोल क्रांति। गोल क्रांति है, इसमें लिख रखा है टमाटर और मांस से, टमाटर और मांस है, इससे रिलेटेड है लाल क्रांति। ठीक है, तो ये असंगत पूछा है, ये हो जाएगा राइट आंसर। गोल क्रांति किससे रिलेटेड है? ये है आलू के उत्पादन से रिलेटेड है। और आपकी गुलाबी क्रांति है एक कलर में, यदि बात करें गुलाबी क्रांति किससे रिलेटेड है? प्याज और झींगा उत्पादन से। ठीक है, तो ये हमने 5-6 क्रांतियां देख ली। अब अगला सवाल, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है, अभी बनाए गए हैं 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह जी तो है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया अभी। और इसका जो राइट आंसर होगा अरविंद पनगड़िया जी, राजस्थान के ही है, हमारे पहले नीति आयोग में भी थे और अभी क्या है वित्त आयोग के अध्यक्ष भी इनको बनाया गया है। अजय नारायण झा और रमेश सिंह ये दोनों क्या है? सदस्य हैं वित्त आयोग में। ठीक है, अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है? मुख्यमंत्री और राज्यपाल की क्लास आप हमारी चैनल पे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मैंने बहुत डिटेल से और अच्छे से आपको यहाँ पे पढ़ाई है, जो आपके मुख्यमंत्री और राज्यपाल इनकी क्लासेज। उसके अलावा जो आपके इम्पोर्टेंट जो भी आयोग है आपके राजस्थान पॉलिटी के, वो सारे मैंने यूट्यूब पे करवाए हैं और आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो 164 है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा 164, जिसमें ये बताया गया कि राज्यपाल एक बहुमत दल के नेता होता है, उसको आमंत्रित करता है और राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। जो सारे जीत के आते हैं सदस्य उनमें से बहुमत दल का नेता होता है और मुख्यमंत्री की सलाह पे क्या मंत्रिपरिषद का गठन करता है। तो 164 क्या है इसका राइट आंसर। अगला सवाल, किस संविधान संशोधन के द्वारा उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु, ये 6 भी नहीं है यहाँ पे 60 वर्ष है, 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दी गई है? कौन सा संविधान जो संशोधन है उसके द्वारा जो आपके न्यायाधीश है उच्च न्यायालय की, उनकी आयु 60 से 62 वर्ष कर दी गई है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 15वां संविधान संशोधन हुआ था 1963 में। और इससे क्या है कि जो न्यायाधीश है उनकी आयु 60 से 62 कर दी गई है। अब कितनी है? 62 है न्यायाधीशों की आयु। और न्यायाधीश है वो इस आयु से पहले यानी अपने कार्यकाल से पहले भी राष्ट्रपति को क्या है इस्तीफा दे सकते हैं, त्याग पत्र दे सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रस्तावना निम्नलिखित में से किसका संशोधित संस्करण है? हमारे जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है जिसको हम संविधान की कुंजी बोलते हैं, यानी प्रस्तावना को यदि कोई पढ़ ले तो क्या है कि पूरे संविधान का एक ओवरव्यू हमें मिल जाता है। हमारे जो भारतीय संविधान जो निर्माता थे, संविधान के वो निर्माण करने वाले हमारे पुरख थे, उनकी एक आदर्श और महान सोच हमें यहाँ पे दिखती है कि उन्होंने कितना अच्छा संविधान बनाया है, उसकी एक झलक हमें प्रस्तावना से मिल जाती है। तो प्रस्तावना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना की जो इसमें पूछा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किसका संशोधित संस्करण है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उद्देश्य प्रस्ताव का। उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए थे नेहरू जी, नेहरू जी जवाहरलाल नेहरू जी, वो लेके आए थे उद्देश्य प्रस्ताव। कब ये लेके आए थे? 13 दिसंबर 1946 को। हमारे संविधान की जो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए नेहरू जी कि हमें संविधान की प्रस्तावना है वो क्या क्या हमें संविधान में लिखना है, हमारे संविधान की क्या थीम होगी। और ये जो प्रस्तावना ये स्वीकार हुई थी 22 जनवरी 1947 को। ये भी एक इम्पोर्टेंट डेट है। 13 दिसंबर 1946 को तो संविधान ये प्रस्तावना प्रस्तुत की गई और 22 जनवरी 1947 को ये प्रस्तावना स्वीकार हुई। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट 2 फैक्ट हो गए। नेक्स्ट सवाल, राजस्थान में प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ? राजस्थान में प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके 29 फरवरी 1952, क्योंकि राजस्थान में आपके 4 जनवरी आई थिंक 4 जनवरी से 1952 में तो आम चुनाव हुए थे, 4 से लेकर शायद 8-9 जनवरी तक। तो जनवरी में तो क्या है कि आम चुनाव हुए 1952 में, और 29 फरवरी 1952 को क्या है पहली विधानसभा का गठन हुआ। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं,
राजस्थान राज्य के गठन के समय कुल कितने प्रांतों में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे? यानी राजस्थान जब गठन हुआ था तो 22 टोटल कितने क्या थे राजस्थान में? रियासतें थी, टोटल 22 रियासतें। अब 22 टोटल जो प्रांत है उनमें से कितनों में लोक सेवा आयोग कार्यरत थे, ये सवाल है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके तीन प्रांतों में ही क्या थी, लोक सेवा आयोग के थे। एक तो आपके था जयपुर, एक था जोधपुर और एक था बीकानेर। ये 3 रियासतें थी जहाँ पे क्या है, जो लोक सेवा आयोग है उनके वो कार्यालय थे यहाँ पे। ठीक है, तो इसको जेजेबी हम बोल सकते हैं। जेजेबी 3 यहाँ पे, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, 3 जगह क्या है, लोक सेवा आयोग के वो कार्यालय थे। ठीक है, तो ये हमारे टोटल 20 सवाल आज के हो चुके हैं और आई होप आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी। आज हमारे वो 5वां दिन है और आप यकीन करिए हम एग्जाम तक रोज 20 सवाल यदि आप इंडिया जीके के देख लोगे, लगभग आपके 1000 सवाल हो जाएंगे। 50 मतलब मैं करवा दूंगा, संडे को भी 2-3 जो क्लास है वो एक्स्ट्रा करवा दूंगा, तो आपके खूब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और 20 क्वेश्चन में मैं आपको कम से कम 50 सवाल बता देता हूं, क्योंकि ऑप्शन भी मैंने इस हिसाब से डिजाइन किए हैं कि आपका सिलेबस भी होता रहे और आपके प्रैक्टिस भी होते रहे। तो आपको यदि क्लास अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।